नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मानव की पाचन ग्रंथियाँ। पिछली टॉपिक में हम लोगों ने पाचन ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले एंजाइमों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे मानव की पाचन ग्रंथियों के संदर्भ में बात करेंगे, जहाँ से पाचक एंजाइम निकलते हैं, तो वो भी याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते ही हैं। जानते हैं आप लोग पेपर दे रहे सभी लोग, जो लोग सीरियस है उनको पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। नहीं सीरियस है तो आप टॉपिक देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो है आंतरिक पाचन ग्रंथि। देखिए, पाचक ग्रंथियाँ में कई हैं, उसमें बाह्य पाचक ग्रंथियाँ भी हैं, आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ भी हैं। ठीक है, तो जो आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ हैं, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आहार नाल की। आहार नाल से भोजन होके जाता है, उसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जहाँ से श्लेष्म नामक रस निकलता है। तो ये भी क्या होता है, पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है, ये ग्रंथियाँ भी उसका हिस्सा है। दूसरा बिंदु है आमाशय। आमाशय में भोजन जाता है ग्रास नली के माध्यम से। पहले मुख में पाचन होता है और मुख से होकर ग्रास नली से होते हुआ आमाशय में पहुँचता है। तो आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर ग्रंथियाँ, जठर रस निकलता है, ये भी आपने वहाँ पढ़ा। तो यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आंत्र की बात करें, आंत्र मतलब आंत की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रूनर्स या लिब्रुकन ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखिए, परीक्षा का पैटर्न जैसे टफ होगा, थोड़ा आइडिया आप लगाएंगे कि किस प्रकार की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे यहाँ पर। तो ब्रूनर्स या लिब्रुकन ग्रंथियाँ जो हैं वो छोटी आंत में पाई जा रही हैं यहाँ पर, जो कि पाचक एंजाइम निकालती हैं और भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट बिंदु आते हैं, बाह्य पाचक ग्रंथि की बात कर रहे हैं। बाह्य पाचक ग्रंथियों के अंदर लार ग्रंथियाँ आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से जब आप आहार नाल, देखिए आहार नाल आप आते हैं तो मुख के बाद जाते हैं आप, मतलब मुख में भोजन पाचन हो गया, उसके बाद भोजन कहाँ से होके जाएगा? ग्रास नली से होता हुआ, मतलब कि आहार नाल जो ग्रास, यहाँ पर आहार नाल हम लिखे, यहाँ पर हम ग्रास नली लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर ग्रास नली लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आहार नाल का मतलब ये, ठीक है, ग्रास नली, श्लेष्म ग्रंथियाँ वहाँ पर हैं। देखो, इसको हम पढ़ कहाँ रहे हैं? जब आप चीज़ें पढ़ते हैं कोई चीज़ को, तो शुरुआत से चीज़ों को मेमोराइज़ करने का प्रयास करें और उसको शुरुआत से ही समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ जो हैं वो आहार नाल है, यानी ग्रास नली है, आमाशय है, आंत है। तो ये क्या है? आंतरिक है, ठीक है। जब हम बाह्य पाचक ग्रंथियों में आएंगे तो लार ग्रंथियाँ हैं। तो परीक्षा में प्रश्न किस तरह से घूम सकता है, तो आप इस आइडिया लगाइए कि जब कोई चीज़ पढ़ते तो कंपैरिजन करने से आपको प्रश्न बनते हुए नज़र आएंगे वहाँ पर। तो जब प्रश्न बनते हुए नज़र आएंगे तो उसी तरह का प्रश्न जब आपके दिमाग में रहेगा, या उसका थोड़ा बहुत भी रहेगा, आपका कुछ भी हिस्सा रहेगा, तो आप वहाँ आइडिया लगा लेंगे परीक्षा में। तो आंत्र, ब्रूनर्स और लिब्रुकन ग्रंथियाँ हैं। बाह्य पाचक ग्रंथियों के अंदर लार ग्रंथियाँ हैं, जिसमें 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है। जो पहली जोड़ी है उसे क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल ग्रंथियाँ बोलते हैं। दूसरी जोड़ी जो इसे बोलते हैं सब मैडिबुलर ग्रंथियाँ बोलते हैं, मैडिबुलर ग्रंथियाँ बोलते हैं। और तीसरी जोड़ी जो है उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथियाँ। तो नाम याद करने का थोड़ा टफ नाम है, लेकिन याद करने का प्रयास करेंगे। नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना याद रखें कि बाह्य पाचक ग्रंथियाँ हैं, उसके अंदर लार ग्रंथियाँ आती हैं और इसमें 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। इतना याद करें, क्योंकि इतना आ सकता है परीक्षा में प्रश्न कि बाह्य पाचक ग्रंथि में लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सब लिंगुअल ग्रंथियाँ, सब मैडिबुलर ग्रंथि और पैराटिड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यकृत में आए तो यकृत के अंदर इम्पॉर्टेंट है, यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, हम ग्रंथियों में बहुत डिटेल में भी जाएंगे, क्योंकि हम पाचन की बात कर रहे हैं। तो पाचन के अंदर अगर हम लोग आए हैं तो पाचन में जो पार्टिसिपेट करती हैं ग्रंथियाँ, उसके हम जिक्र कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर तुलना जब हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कोई भी ग्रंथि लिखी हो, कोई भी ग्रंथि का नाम लिखा हो, हमारे शरीर में बहुत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जैसे आप यकृत लिखा हुआ, तो यकृत भी क्या है? एक ग्रंथि है। यकृत भी क्या है? एक ग्रंथि है। तो वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए यकृत हमारे शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पढ़ ली यहाँ पर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। इसके चारों ओर जो यकृत ग्रंथि जो होती है, इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। कौन झिल्ली पाई जाती है? पेरिटोनियम। अब ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। अब परीक्षा में प्रश्न आएगा आपका
और पूछा जाएगा कि पेट ऑटोनॉमिक ग्रंथि किस हिस्से मतलब किस अंग में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, यकृत कोशिकाओं के बीच बीच कुछ विशेष प्रकार की अभी देखिए यकृत जो कोशिका यकृत इन कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब हम लोग कोई सेल्स पढ़ते हैं तो सेल्स में भी जब उत्तक पढ़ते हैं तो उत्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, डिफरेंट प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, सबका फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब यकृत कोशिकाओं की जब हम बात करते हैं विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, कुफर कोशिकाएं बोलते हैं। तो अब यहाँ से परीक्षा प्रश्न फिर एक बनता है कि कुफर कोशिकाएं हमारे शरीर के किस अंग का हिस्सा है, तो यकृत का है। या पूछ सकता है कि यकृत में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। यकृत की कुफर कोशिकाएं तथा वसा कणों को साधारण वसा में परिवर्तित कर देती हैं। ये क्या करती हैं, तो ये अब देखिए फंक्शन देखते हैं हम लोग, फंक्शन क्या है इसका कुफर कोशिकाओं का। तो यहाँ से आ सकता है कि कुफर कोशिकाएं क्या करती है, वसा कणों मतलब कि वसा का पाचन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब वसा आ गया तो वसा कणों को क्या करती है, साधारण वसा में परिवर्तित कर देती है। वसा को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ताकि कोशिकाओं द्वारा इनका प्रयोग किया जा सके, किसका, वसा का। तो वसा के पाचन में कुफर कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ भी आपके परीक्षा का प्रश्न बन गया। तो इस तरह से हमको यकृत याद हो जाएगा, यकृत के फंक्शन याद हो गए, यकृत कैसी ग्रंथि ये आपको याद पता हो गई। नेक्स्ट बिंदु जब आते हैं, यकृत क्या है, फाइब्रोजन। अब यकृत में देखिए क्या क्या पाया जाता है, यकृत में फाइब्रोजन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उसका संग्रह होता है। अब परीक्षा में प्रश्न आया कि फाइब्रोजन या प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो संग्रह कहाँ होता है, संग्रह कहाँ हो रहा है, तो संग्रह कहाँ हो रहा है, यकृत के अंदर हो रहा है, यकृत के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब परीक्षा में प्रश्न दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है कि क्या उसका संश्लेषण भी यकृत में होता है, तो हाँ संश्लेषण में भी होता है। तो स्टेटमेंट के रूप में भी और फैक्ट के रूप में भी परीक्षा में प्रश्न ये बनाया जा सकता है। ठीक है, यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी लौह तत्व और तांबा का संचयन होता है। तो इंपॉर्टेंट करेंगे तो विटामिन ए याद रखेंगे, विटामिन डी, तो एक साथ याद कर लें, विटामिन ए डी का संचय कहाँ होता है, संचय कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। और अगर हम तत्वों की बात कर लें तो लौह तत्व और तांबा जो है वो संचित रहता है कहाँ पे, यकृत के अंदर। फिर देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, स्तनधारियों के भ्रूण में यकृत में आरबीसी का निर्माण होता है। मतलब भ्रूण में अगर हम लोग बात करें, भ्रूण की संरचना में जब हम जाते हैं तो भ्रूण में जो यकृत की संरचना जो होगी उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होगा, वयस्कों में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में यकृत के अंदर आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, यकृत में ही हिपेरिन नामक एक पदार्थ का निर्माण होता है, हिपेरिन। तो इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इस हिपेरिन का काम क्या है, जो हमारे सेल से जो हमारे नसें होती है उसमें जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसका थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो हिपेरिन क्या करता है, ब्लड के जो ब्लड होता है उसको थक्का बनाने में मदद करता है, मतलब यहाँ पर रोकता है बनने से, याद रखना। सपोज जैसे हम एग्जाम्पल में तो आप लोग को बता रहे हैं कि नसों में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, ब्लड थक्का जो कभी कभी बन जाता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है नसों में। तो इसको हिपेरिन क्या करेगा, रोकेगा। हिपेरिन क्या करेगा, थक्का बनने से रोक देगा, ना कि थक्का बनाने में मदद करेगा। ये चीज़ याद रखेंगे। तो थक्का बनाने से क्या करता है, रोकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम्स निकलते हैं, जो रस निकलते हैं, जिसे हम लोग अग्नाशयी रस कहते हैं। और मैंने इसमें आप लोग को बताया भी है कि जो अग्नाशयी रस होता है वो क्या कर रहा है, एक पूर्ण पाचक रस है, क्योंकि वो 3 मुख्य प्रकार के भोज्य पदार्थों या 3 मुख्य प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने में सहायक होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को क्या करता है, ये पचा देता है। इसके अंदर के जो एंजाइम निकलते हैं, इसीलिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय जो है ये 2 मुख्य हिस्से से बना हुआ, एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। मतलब में 2 हिस्से हैं। मतलब कि एक ऐसी ग्रंथि हमारी बॉडी के अंदर जो क्या हो, अंतःस्रावी भी हो, बाह्यस्रावी भी हो, वो क्या है, अग्नाशय है। ठीक है, तो जब हम एंजाइम और हार्मोन की जब हम लोग बात करते हैं तो जो एंजाइम होता है वो बाह्य ग्रंथि से निकलता है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो इसका हिस्सा अंतःस्रावी, वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एंडोक्राइन की बात कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। एंडोक्राइन मतलब
आंतरिक मतलब कि एंडोक्राइन का मतलब आंतरिक कोशिकाओं की बात कर ले, आंतरिक ग्रंथि की बात कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें एंडोक्राइन जब ग्रंथि की आती है, अग्नाशय का ये हिस्सा है, तो उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, एक अल्फा कोशिका है, एक बीटा कोशिका है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है इन जनरल वे में, तो वो है बीटा कोशिका। क्या है? बीटा कोशिका। जो बीटा कोशिका जो है वो क्या है? बीटा कोशिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बीटा कोशिका के अंदर लैंगरहैंस नामक दीपिका पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो क्या करता है, अब इसके अंदर जो हार्मोन निकल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इंसुलिन। वो हार्मोन का क्या नाम है? इंसुलिन। याद रखिए, इंसुलिन हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बीटा सेल से क्या करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके क्या करता है? संचित कर देता है। और संचित कहाँ करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संचित कहाँ कर देता है? यकृत के अंदर संचित कर देता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो बीटा कोशिका क्या कर रहा है? ग्लूकोज क्या है? एक तरह का मोनोसेक्राइड है। और ग्लाइकोजन क्या है? ये पॉलीसेक्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स होता है और ये जल्दी जल में अपघटित नहीं होता है, जल में घुलता नहीं है, ठीक है। और ये मीठी शर्करा एक तरह की नहीं होती है, ठीक है, आपको स्वाद में मीठा नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या करेगा? ग्लाइकोजन को मतलब ठोस अवस्था में यकृत के अंदर स्टोर कर देगा। अब स्टोर तो हो गया, मतलब ग्लूकोज जो आपको एनर्जी देता था वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो गया। अब इसके आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब जरूरत पड़ेगी तब कौन फंक्शन करेगा? तो फंक्शन करेगा फिर अल्फा कोशिका फंक्शन करेगा। अल्फा कोशिका फंक्शन कैसे करेगा? अल्फा कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जा रहा है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। इसका नाम है क्या? ग्लूकेगॉन। तो दो प्रकार के हार्मोन यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान दें कि जो अल्फा कोशिका एक विशेष प्रकार का हार्मोन, अब ये क्या करेगा? जो आपका इंसुलिन कर रहा था उसका उल्टा कर देगा। तो इंसुलिन का जब उल्टा करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा कि ग्लाइकोजन जो कि यकृत के अंदर स्टोर हो चुका है उसको दोबारा क्या करेगा? ग्लूकोज में करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है, और ग्लूकोज आप पीते भी हैं, देखते हैं ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकॉन डी लेते हैं, पीते। और जब व्यक्ति बीमार होता है या किसी प्रकार की वीकनेस उसको होती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ा भी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी मतलब कि त्वरित एनर्जी देने में वो क्या होता है? सहायक होता है, तुरंत एनर्जी देने के लिए। वरना बाकी तो आप फल फूल खाइए, खाना खाइए, जो उससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो एनर्जी मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा ना। लेकिन बॉडी को तुरंत ही बूस्टअप करने के लिए उसको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर कि अल्फा कोशिका जिसमें ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन निकल रहा है वो क्या कर रहा है? जो आपकी यकृत में ग्लाइकोजन है उसको दोबारा क्या कर दे रहा है? ग्लूकोज में बदल दे रहा है, और आपको एनर्जी मिल जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से दो हार्मोन हैं और दोनों हार्मोन का नाम क्या और कहाँ से निकल रहे हैं और किस प्रकार की ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। तो उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, ठीक है। और उसका जो अंतरास्रावी वाला हिस्सा है वहाँ से हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। बाह्यस्रावी वाले हिस्से से एंजाइम निकलता है जो कि भोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय रस, जो कि भोजन। अच्छा, ये रस निकल के जा कहाँ रहा है? ये भी याद रखें, डुडोनम में यानी ग्रहणी में जा रहा है। और ग्रहणी में दो जगह से जूस आ रहा है, एक जिसे हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, या एक जिसे अग्नाशयी रस बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा पित्तरस आ रहा है। तो पित्तरस क्या करता है? पित्तरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, वो अलग तरीके से भोजन को पचाता है, वसा का पचाता है। और जो यहाँ से एंजाइम निकल रहा है वो अलग तरह से भोजन को पचाता है, और किस विशेष प्रकार के वहाँ से एंजाइम निकल रहे हैं। ध्यान देंगे, एंजाइम ही हैं, हार्मोन नहीं पचाते हैं भोजन, एंजाइम पचाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सारी ग्रंथियाँ देख ली और सारे आपने एंजाइम पढ़ लिए, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर था। दोनों का इतना पढ़ रखा है तो आप समझ लीजिए पाचन, जो मानव पाचन तंत्र है उसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। उसमें अब एक्स्ट्रा कुछ विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। और अगर और डिटेल में और जा रहे हैं तो आप पुराने वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया विथ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपकी चीज़ें रिवीजन भी हो गई, मैंने अच्छे से समझा दिया यहाँ पर। तो दोनों देखिए, इसको बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा कवर होगा आपको यहाँ पर। वहाँ पर देखें तो डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। डिटेल में हो जाना तो डिटेल में चले जाइए, जल्दी रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।